नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साईश्री हेडा है। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत महापराक्रमी राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवराज्याभिषेक उत्सव के पावन अवसर पर मैं एक अनूठी श्रृंखला का शुभारंभ करने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें कुछ ऐसी हस्तियों के बारे में जानकारी साझा करूंगी जिनका हमारे मातृभूमि के प्रति अमूल्य योगदान रहा है, मगर अफसोस जिस मान सम्मान के वो हकदार थे उससे जाने अनजाने वे वंचित रह गए। परिणाम स्वरूप इन विभूतियों का अतुलनीय योगदान इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। आज मैं ऐसे ही एक जाबाज की शौर्य गाथा बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये कहानी है भारत के ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की, जो पाकिस्तानी फ़ौज में बन गया मेजर नबी अहमद शाकिर। कहानी उस जासूस की जो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, सैकड़ों भारतीयों की ज़िंदगी बचाई। बीते कुछ समय में जब भारतीयों ने पैसे, झूठे प्यार या दूसरी चीज़ों के लालच में आकर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के साथ धोखा किया, जैसे ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह, गजाला, यामिन मोहम्मद वगैरह, तब एक ऐसा शख्स भी था जो सालों तक पाकिस्तान में रहा और वहाँ से भारत के लिए खुफिया जानकारियाँ भेजता रहा। इसकी वजह से कई भारतीयों की जान बची। उस शख्स का नाम था रविंद्र कौशिक। खुफिया एजेंसियों में उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, बल्कि अपनी असली पहचान को पूरी तरह बदल लिया। कौशिक ने वहाँ की भाषा सीखी और एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी की। वे पाकिस्तानी फ़ौज में मेजर के पद तक पहुँचे। एक ऐसी ज़िंदगी जी जहाँ हर पल उनका राज खुल सकता था। फिर भी उन्होंने भारत को ऐसी ऐसी जानकारियाँ दी जिनसे दुश्मन के कई ऑपरेशन नाकाम हो गए। रविंद्र कौशिक ने कभी कोई मेडल या सम्मान नहीं मांगा। वे बस अपने देश की सेवा करना चाहते थे और ये काम उन्होंने खामोशी से और पूरी लगन से किया। देश से गद्दारी करने वालों का नाम लेना और उनकी बुराई करना आसान है, लेकिन देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वालों के नाम समय के साथ भूल जाते हैं हम। ऐसे वीरों को याद करना ज़रूरी है जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी, यहाँ तक कि अपना नाम भी छोड़ दिया। रविंद्र कौशिक कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, बल्कि असल ज़िंदगी के सुपर हीरो थे। उनकी असली कहानी को बार बार सुनाया जाना चाहिए। कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगापुर में हुआ था। वे ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां देशभक्ति सिर्फ बातें नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा थी। उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे जिन्होंने युद्ध लड़े थे। बचपन से ही कौशिक ने अपने माता पिता की तरह देश की सेवा करने का सपना देखा। युद्ध के मैदान में तो उन्हें अपना जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन कॉलेज के रंगमंच ने उन्हें रास्ता दिखाया। वे श्रीगंगापुर के एसडी बिहानी पीजी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी असली रुचि थिएटर में थी। एक बार उन्होंने एक नाटक में भारतीय अधिकारी का किरदार निभाया जो दुश्मनों के सामने हार मानने की बजाय मौत चुनना है। दर्शकों में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारी भी थे जो छिपकर बहादुर और होशियार लोगों की तलाश में थे। उन्हें रविंद्र कौशिक में देशभक्ति और जोश दिखा। नाटक के बाद वे चुपके से कौशिक के पास गए और सीधा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौशिक से कहा कि अपने देश की सेवा करो, लेकिन याद रखो तुम फिर कभी नहीं दिखोगे, तुम्हें कोई और बनकर जीना होगा। कौशिक ने बिना हिचक हाँ कह दिया।
1973 में वे दिल्ली गए और अपने परिवार को बताया कि उन्हें नौकरी मिली है। इसके बाद वे रॉ में शामिल हो गए। अगले 2 साल तक उन्होंने सख्त ट्रेनिंग ली, उर्दू सीखी, पाकिस्तान की संस्कृति और भूगोल का अध्ययन किया। रविंद्र कौशिक ने इस्लाम के रीति रिवाज सीखे और यहाँ तक कि खतना भी करवाया। उनकी असली पहचान को धीरे धीरे मिटा दिया गया। 1975 तक रविंद्र कौशिक का नाम कागज़ों से भी गायब हो गया और वे नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। वे पूरी तरह तैयार थे कि कोई शक न करे कि वे भारतीय हैं। कौशिक ने जो किया वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी कहानी एक ऐसी किंवदंती बन गई जिसे दोहराना मुश्किल है। झूठ की ज़िंदगी। कराची यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी फ़ौज तक। साल 1975 में कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुँचे। बाहर से वे इस्लामाबाद के एक मुस्लिम शख्स लगते थे, लेकिन अंदर से थे वे रविंद्र कौशिक, जो अपने देश की सेवा के लिए वहां आए थे। उनका पहला कदम था कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई शुरू की ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। वे डिबेट करते, इम्तिहान देते और एक आम पाकिस्तानी छात्र की तरह रहने लगे। किसी को उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने एक नया व्यक्तित्व बना लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कौशिक ने पाकिस्तानी फ़ौज में जाने का फ़ैसला किया। रॉ की शुरुआत में ये जोखिम भरा लगा, लेकिन कौशिक ने मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में पास हो गए। जो लड़का भारत में नाटक में सैनिक का रोल करता था, वह अब पाकिस्तानी फ़ौज में अफसर बन गया। इस पद से कौशिक ने भारत के लिए ज़रूरी जानकारियाँ भेजनी शुरू की। ये जानकारियाँ बहुत खास थी, जैसे फ़ौज की हलचल, अफसरों के तबादले, हथियारों की डिलीवरी वगैरह। उन्होंने इनविजिबल इंक से रिपोर्ट लिखी और कुवैत या दुबई के रास्ते भारत भेजी। उस समय इंटरनेट नहीं था। जानकारी भारत पहुंचने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे। फिर भी कौशिक की भेजी हर जानकारी देशभक्ति का सबूत थी। रविंद्र कौशिक ने अपनी पाकिस्तानी पहचान को और मजबूत करने के लिए एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी की, जो इनकी यूनिट में एक दर्जी की बेटी थी। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अरीब। उनकी पत्नी और बेटे को कभी नहीं पता कि उनके घर का आदमी पहले रविंद्र था। कौशिक ने काम पर, घर पर और समाज में अपनी असली पहचान छुपाई रखी। वे दोस्ताना, धार्मिक और अपनी यूनिट के प्रति वफादार दिखते थे। बाहर से वे एक भरोसेमंद पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और प्यार करने वाले पति थे, लेकिन असल में वे भारत के जासूस थे। भारत के लिए दहाड़ने वाला ब्लैक टाइगर साल 1979 से 1983 तक भारत के पास ऐसा जासूस था, जो दुश्मन की फ़ौज में मेजर के पद पर था। कौशिक ने ऐसी जानकारियां दी जिनसे भारत को रणनीतिक फ़ायदा तक हुआ। उनकी रिपोर्ट्स ने दुश्मन की घुसपैठ रोकी, उनके गुप्त प्लान नाकाम किए और हज़ारों लोगों की जान बची। कहा जाता है कि उनकी जानकारियों ने ऐसे ऑपरेशन को रोका जिनसे 20,000 भारतीय सैनिकों की जान जा सकती थी। वे ये सब प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे थे, वे बस मानते थे कि ये काम किसी को तो करना ही है। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके योगदान के बारे में बताया गया। उन्होंने ही कौशिक को ब्लैक टाइगर का नाम दिया, जो रॉ में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कोई कोड नेम नहीं, बल्कि सम्मान था। कौशिक बहुत सावधान रहते थे। उनके संदेश भेजने का तरीका धीमा लेकिन सुरक्षित था। वे सुनिश्चित करते थे कि सारी जानकारी सही और समय पर भारत पहुंचे। वे इतने घुल मिल गए कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बड़े अफसर भी उनसे बिना शक से बात करते थे।
वे सार्वजनिक रूप में भारत कभी नहीं लौटे। एक बार वे अपने भाई की शादी के लिए सऊदी अरब के बहाने आए। तब भी उन्होंने दुबई के बिजनेसमैन का भेष बनाया रखा और अपने पाकिस्तानी परिवार के लिए तोहफे खरीदे। अब बात करते हैं एक उस मिशन की जिसने ब्लैक टाइगर को कर दिया एक्सपोज। रविंद्र कौशिक जानते थे कि वो आग से खेल रहे हैं। उनका पर्दाफाश उनकी गलती से नहीं बल्कि रॉ की एक भूल से हुआ। 1983 में रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा ताकि वह कौशिक को एक खास संदेश दे। ये कदम जोखिम भरा था क्योंकि कौशिक 8 साल से वहाँ काम कर रहे थे और सीधे संपर्क की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी यह फैसला लिया गया। मसीह सीमा पर करने में कामयाब रहा, लेकिन जल्दी ही उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया। उसे इतना सताया गया कि वह टूट गया और उसने सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बताया कि मेजर नबी अहमद शकीर असल में रविंद्र कौशिक हैं। आईएसआई हैरान थी। उन्होंने मसीह को कौशिक से दोबारा मिलने और एक मुलाकात तय करने को कहा। कौशिक को कुछ पता नहीं था। वे एक पार्क में मसीह से मिलने गए, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी अधिकारी उनका इंतज़ार कर रहे थे। भारत के सबसे मूल्यवान अंडरकवर एजेंट को दुश्मनों की वजह से नहीं बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि किसी ने मसीह को संदेश पहुंचाने के लिए भेजकर उसकी जान से खेलने का फैसला किया। भारत के सबसे कीमती जासूस को एक गलत फैसले की वजह से पकड़ा गया। कौशिक को सियालकोट ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। उसे बिना रुके कई घंटों तक प्रताड़ित किया गया। हालांकि कौशिक ने कुछ भी नहीं बताया। लगातार प्रताड़ना के बाद भी उन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं किया। कौशिक ने कभी अपनी पहचान की पुष्टि नहीं की। उन्होंने किसी और का नाम नहीं बताया और एक भी ऑपरेशन डिटेल लीक नहीं की। अंधेरे के 2 साल सियालकोट में ज्यादतियों का नहीं हुआ कोई अंत। सियालकोट में कौशिक ने जो 2 साल बिताए वो जेल नहीं बल्कि उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश थी। पाकिस्तानियों ने हर तरह की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यातनाएं दी। उन्होंने उन्हें सोने नहीं दिया, ठंडी सतह पर लेटने को मजबूर किया गया और अकेले में बंद रखा गया। इसका उद्देश्य उनके जीवन को अमानवीय बनाना था, लेकिन कौशिक ने कुछ नहीं कहा। वे अकेले थे, बिना किसी मदद के। बाद में अपने परिवार को भेजे पत्रों में से उन्हें बताया कि उन्हें क्या क्या सहना पड़ा। उनके खिलाफ सालों तक मुकदमा चला और 1985 में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। ये राहत नहीं बल्कि उनकी तकलीफ को और बढ़ाने का फैसला था। उन्हें सियालकोट से कोट लखपत जेल और फिर मियांवाली जेल भेजा गया, जहां वे जिंदगी भर रहे। जेल में भी वे भारत को पत्र भेजते थे। एक पत्र में उन्होंने पूछा क्या भारत जैसे बड़े देश में कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? वे प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, बस इतना चाहते थे कि कोई उनकी कहानी भुलाई ना जाए। जेल में कई साल बिताने के बाद उन्हें प्रतिरोध का आखिरी तरीका मिला, लेखन। उन्होंने अपने परिवार को सावधानीपूर्वक और चुपचाप पत्र भेजना शुरू किया। उनके पत्रों से उनके परिवार को सच्चाई पता चली। उनके पिता ये सदमा सहन नहीं कर सके कि उनकी मृत्यु हो गई। खामोश विदाई। नवंबर 2001 में 18 साल जेल में बिताने के बाद रविंद्र कौशिक की मियांवाली जेल में मृत्यु हो गई। वे टीबी और दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खास इलाज नहीं मिला। उनके लिए कोई अपील या अभियान नहीं चला। वे उसी तरह मरे जैसे जिए, खामोशी से। उनका शव मुल्तान में दफनाया गया, जो उनकी मातृभूमि से बहुत दूर था।
उनकी कब्र पर उनका असली नाम भी नहीं लिखा। भारत की तरफ से उनके परिवार को कोई संदेश नहीं मिला, न कोई स्वीकृति, न शोक। जिसने सब कुछ दांव पर लगाया, उसे इतिहास में चुपके से गायब होने दिया गया। ऐसे वीर सुपुत्र को मेरा प्रणाम। जय हिंद।